क्या आपने कभी कच्चे मांस को फर्श पर गिरते हुए सुना है? वो आवाज किसी जानवर की नहीं थी, वो मेरे चेहरे की थी। दर्द अब महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि चीखने के लिए मेरे पास मुंह ही नहीं बचा था। अगर आपका चेहरा आपसे छीन लिया जाए तो क्या आपकी रूह आपको पहचान पाएगी? उस रात घड़ी की टिक टिक बंद हो चुकी थी। मैं, रिया जमीन पर पड़ी थी और मेरे सामने वो दरवाजा था। हवा में ताजे खून की लोहे जैसी गंध थी और जले हुए बालों की बदबू। दरवाजे के उस पार सन्नाटा नहीं था, वहां एक आवाज थी, खुरचने की आवाज, जैसे कोई नाखूनों से लकड़ी छील रहा हो। रिया ने अपने होंठ भींचे और मन में कहा, हे भगवान, इसे अंदर मत आने देना, प्लीज इसे अंदर मत आने देना। तभी दरवाजे के नीचे से एक रोशनी रेंगते हुए अंदर आई। पीली नहीं, सफेद नहीं, बल्कि खूनी लाल। वो रोशनी फर्श पर फैल रही थी जैसे खून पानी में फैलता है, और उस रोशनी के साथ एक परछाई भी थी। वो परछाई जमीन पर नहीं चल रही थी, वो हवा में तैर रही थी। रिया खुद को पीछे घसीटने लगी। कौन है वहां? हार्दिक, क्या तुम हो? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ लाल रोशनी तेज होती गई, इतनी तेज कि रिया की आंखों में चुभने लगी। अचानक दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा। कचर कचर लकड़ी चटकने लगी। दरवाजा खुला नहीं, बल्कि उसे किसी ने नाखूनों से काट दिया। और फिर रिया ने उसे देखा। बिना चेहरे का वो साया, जिसके हाथ नहीं बल्कि तेज धार वाले पंजे थे, और जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ दो जलते हुए अंगारे थे। रिया चिल्लाई, मुझसे दूर रहो, और उसने पास पड़ा कांच का फूलदान उठा लिया। साया रुका नहीं, वो सीधा रिया के चेहरे की तरफ लपका एक झटके के साथ, और सब कुछ काला हो गया। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है, ये तो बस अंजाम है। असली कहानी शुरू हुई थी ठीक 48 घंटे पहले, जब रिया और उसका कैमरा इस श्रापित गांव अंधेरी मऊ में जिंदा दाखिल हुए थे। रिया को लगा था ये एक साधारण रिपोर्टिंग होगी। उसे नहीं पता था कि वो अपनी ही मौत की डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रही है। समय का पहिया उल्टा घूम गया, ठीक 48 घंटे पीछे। सूरज सिर पर चढ़ा था और उत्तर प्रदेश की ये धूल भरी सड़क तवे की तरह तप रही थी। रिया की बस खेतों के बीचों बीच एक जोरदार हिचकी लेकर बंद हो गई, जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। ड्राइवर ने पसीना पोंछते हुए चिल्लाया, अरे मैडम उतरो नीचे, इंजन बोल गया है, अंधेरी मऊ आ गया है, आगे पैदल जाना पड़ेगा। रिया अपने भारी बैग और कैमरे के साथ नीचे उतरी। हवा में सूखी मिट्टी और ताजे गोबर की तेज गंध थी। ये कोई स्विट्जरलैंड नहीं था, ये अंधेरी मऊ था, जहां मोबाइल का नेटवर्क और लोगों की उम्मीद दोनों ही नहीं आते थे। तभी धूल के गुबार के बीच से एक पुरानी मोटरसाइकिल पर एक लड़का प्रकट हुआ। आंखों पर सस्ते वाले लाल चश्मे और बदन पर जरूरत से ज्यादा तंग शर्ट। वो ऐसे रुका जैसे किसी फिल्म का हीरो एंट्री ले रहा हो, लेकिन उसकी बाइक ने एक जोरदार पाद जैसी आवाज निकाली। उसने चश्मा नीचे खिसकाया और मुस्कुराया, नमस्ते मैडम जी, अकेली इस वीरान जंगल में? मैं हूं हार्दिक, हार्दिक मल्होत्रा। नाम में भी दिल है और काम में भी। रिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वो लड़का खतरनाक कम और कार्टून ज्यादा लग रहा था। शायद यही वो गाइड था जिसे चैनल ने भेजा था। रिया ने सीधे कहा, सुनो मिस्टर हार्दिक, मुझे सरपंच के घर जाना है, मुंह नोचवा की स्टोरी कवर करनी है, टाइम पास नहीं। मुंह नोचवा शब्द सुनते ही हार्दिक की मुस्कुराहट थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने इधर उधर देखा, जैसे पेड़ पौधे भी उनकी बातें सुन रहे हों। हार्दिक ने करीब आकर कहा, श्श मैडम, धीरे बोलिए, यहां दीवारों के भी कान नहीं होते, सीधे पंजे होते हैं। रिया उसकी बाइक के पीछे बैठ गई। रास्ता उबड़ खाबड़ था, गांव के घर मिट्टी के बने थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर घर की खिड़की पर लोहे की मोटी जाली लगी थी। शाम ढल रही थी, परछाइयां लंबी और काली होती जा रही थीं। गांव में सन्नाटा कुछ ज्यादा ही था। कोई बच्चा नहीं खेल रहा था, कोई कुत्ता नहीं भौंक रहा था। बाइक चलाते हुए हार्दिक बोला, मैडम
आपको पता है यहाँ के लोग रात को आईना नहीं देखते? रिया ने पूछा। क्यों? हार्दिक हंसा। क्योंकि डर लगता है कि कहीं आईने में अपना चेहरा ही न दिखे। अचानक हार्दिक ने बाइक रोक दी। सामने रास्ते पर एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ था। रिया को लगा पेड़ के पीछे झाड़ियों में कुछ चमका, लाल रंग का, जुगनू जैसा नहीं, सिगरेट की जलती हुई राख जैसा। रिया ने हार्दिक के कंधे को दबाया। हार्दिक, वो झाड़ियों में क्या है? हार्दिक ने मुड़कर नहीं देखा। वो बस अपना बाल ठीक कर रहा था। उसे लगा रिया डर रही है और ये उसके लिए हीरो बनने का मौका है। लापरवाही से, अरे मैडम, बिल्ली होगी या फिर कोई प्रेमी जोड़ा मेरी तरह। लेकिन रिया की नजर वहां से नहीं हटी। वो लाल रोशनी झाड़ियों से ऊपर उठी, हवा में तैरती हुई सीधे हार्दिक के गर्दन के पीछे आ गई। हार्दिक हंस रहा था, दांत दिखा रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके ठीक पीछे मौत उसका नाप ले रही थी। तभी हार्दिक के कान के पास एक आवाज आई, भिन भिन भिन। हार्दिक ने अपनी गर्दन पर जोर से हाथ मारा। चटाक! अरे तेरी, मच्छर था मैडम। साला यहाँ के मच्छर भी वैम्पायर से कम नहीं है। रिया ने पीछे मुड़कर देखा। वो लाल रोशनी गायब हो चुकी थी, सिर्फ अंधेरा घना हो रहा था। बाइक एक टूटी फूटी दुकान के सामने रुकी। ऊपर लिखा था मुथु मटन शॉप, लेकिन बोर्ड पर लाल रंग के छींटे थे, पेंट के नहीं, खून के। उतरते ही रिया के नथनों में एक भयानक बदबू घुस गई, ताजा मांस और सड़ी हुई आंतों की मिलीजुली गंध। दुकान के अंदर हजारों मक्खियां एक काले बादल की तरह भिनभिना रही थीं और उनके बीच बैठा था मुथु। मुथु 60 साल का बूढ़ा, जिसकी एक आंख सफेद हो चुकी थी और हाथ में एक भारी लोहे का चापड़ था। वो मांस काट रहा था, लेकिन वो मांस बकरे का नहीं लग रहा था। उसका रंग कुछ ज्यादा ही पीला और बनावट इंसानी जांग जैसी थी। हार्दिक आगे बढ़ा। ओ मुथु काका, मेहमान आए हैं शहर से, रहने का इंतजाम हवेली में ही है ना? मुथु का हाथ रुक गया, चापड़ हवा में ही थम गया। उसने धीरे से अपनी गर्दन उठाई। मुथु की आवाज जैसे बजरी घिस रही हो। शहर वाली? उसने रिया को घूर कर देखा। तेरा चेहरा बहुत सुंदर है, बिल्कुल गुड़िया जैसा। रिया को उसकी तारीफ में तारीफ नहीं, भूख दिखाई दी। मुथु की सही वाली आंख रिया के गालों पर ऐसे रेंग रही थी जैसे वो चमड़ी का नाप ले रहा हो। मुथु फिर फुसफुसाया, इस सुंदरता को ढककर रखना गुड़िया, क्योंकि उसे चमकदार चीजें बहुत पसंद हैं। हार्दिक ने बात काटी। अरे काका, डराओ मत, चाबी दो हवेली की। मुंह नोचवा वो नोचवा सिर्फ कहानियां हैं। मुथु ने चापड़ को मेज पर दे मारा। धाड़! मक्खियां उड़ गईं। मुथु हंसने लगा। ही 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 ही, कहानियां? कल सुकेश चौकीदार कहानियां सुना रहा था। आज उसकी बीवी उसका थोबड़ा पहचान नहीं पा रही। हार्दिक ने झपट कर चाबी उठाई और रिया का हाथ पकड़कर वहां से खींच ले गया। लेकिन रिया की नजर मुथु की मेज के नीचे पड़ी। वहां मांस के टुकड़ों के बीच एक घड़ी पड़ी थी, सोने की चेन वाली घड़ी, जिस पर अभी भी खून लगा था। रात के 10 बज चुके थे। हवेली का कमरा बड़ा और ठंडा था। हार्दिक नीचे वाले हॉल में था और रिया ऊपर वाले कमरे में अकेली। रिया ने कमरे की कुंडी लगाई, लेकिन उसे लगा कि दरवाजे के बाहर गलियारे में कोई खड़ा है। हार्दिक, मजाक बंद करो, रिया ने कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी खिड़की की तरफ से एक आवाज आई, किर किर। रिया धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ी। कांच के बाहर घुप अंधेरा था, लेकिन आवाज लगातार आ रही थी, जैसे कोई हीरे की अंगूठी से कांच काट रहा हो, या फिर नाखूनों से। रिया ने पर्दा हटाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। जैसे ही पर्दा हटा, रिया की चीख गले में ही जम गई। खिड़की के कांच पर बाहर की तरफ से 3 लंबी खूनी लकीरें बन रही थीं और उनके पीछे 2 लाल अंगारे हवा में तैर रहे थे। खिड़की के बाहर वो लाल आंखें अचानक गायब हो गईं, जैसे किसी ने बल्ब बुझा दिया हो। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक चीख गूंजी, बचाओ! ये आवाज इंसान की कम और मरते हुए जानवर की ज्यादा लग रही थी। रिया के मुंह से निकला, सुकेश! वो मुथु की बात याद कर कांप गई। उसने कैमरा उठाया और नीचे हॉल की तरफ भागी। सीढ़ियों पर हार्दिक पहले से खड़ा था।
उसके हाथ में एक क्रिकेट का बैट था, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। मैडम, आपने सुना? कोई जानवर है शायद, हार्दिक ने कहा, लेकिन उसका पसीना सब बयां कर रहा था। दोनों हवेली से बाहर निकले। गांव की गलियां कोहरे में लिपटी थीं, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, गांव के कुत्ते भौंक नहीं रहे थे। वे दुम दबाकर नालियों में छिपे थे, क्योंकि जानवर जानते हैं शिकारी कब आता है। रिया और हार्दिक चौकीदार की कोठरी की तरफ भागे। वहां एक लालटेन जमीन पर पड़ी थी। लालटेन की लौ फड़फड़ा रही थी, जैसे वो भी डर रही हो। और उस मध्यम रोशनी में उन्होंने देखा, झाड़ियों के पीछे से घिसटने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई भारी बोरी गीली मिट्टी पर खींची जा रही हो। रिया ने कैमरा ऑन किया। हार्दिक, टॉर्च उधर मारो। हार्दिक ने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी की किरण अंधेरे को चीरती हुई सीधे उस चीज पर पड़ी। वहां सुकेश था। वो जमीन पर लेटा था। उसके कपड़े तार तार हो चुके थे। उसके हाथ हवा में कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हार्दिक चिल्लाया, सुकेश काका, उठो, क्या हुआ? सुकेश ने धीरे से अपना सिर घुमाया हार्दिक और रिया की तरफ, लेकिन वहां चेहरा नहीं था। जहां आंखें, नाक और होंठ होने चाहिए थे, वहां सिर्फ लाल छिला हुआ मांस था, जैसे किसी ने रेतमाल से पूरी चमड़ी साफ कर दी हो। हड्डियां दिख रही थीं और खून फव्वारे की तरह टपक रहा था। रिया ने अपना मुंह भींच लिया ताकि उल्टी न हो जाए। हे भगवान, इसका चेहरा कहाँ है? सुकेश के गले से एक बुलबुले जैसी आवाज आई। वो कुछ बोलना चाहता था, शायद मदद मांग रहा था, लेकिन बिना होठों के सिर्फ हवा निकली। तभी उनके ठीक ऊपर पेड़ की डालियों में हलचल हुई और वही लाल रोशनी फिर से चमकने लगी। वो चीज अभी गई नहीं थी। वो ऊपर बैठी तमाशा देख रही थी और अब उसकी नजर रिया के चेहरे पर थी। हवेली का भारी दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। रिया और हार्दिक एक दूसरे के सहारे फर्श पर गिर पड़े। सांसें इंजन की तरह चल रही थीं। हार्दिक ने हाफते हुए कहा, मैडम, आपने देखा? वो सुकेश का मुंह जैसे किसी ने रबर की तरह मिटा दिया हो। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर खिड़की के बाहर आसमान पर टिकी थी, जहां अभी अभी एक भयानक बदलाव हो रहा था। पहले वहां सिर्फ एक लाल रोशनी थी, लेकिन अब 1, 2, 5, 10 पूरा आसमान लाल बिंदुओं से भर गया था, जैसे किसी ने अंधेरे कैनवस पर जलती हुई सिगरेटों से छेद कर दिए हों। वे रोशनियां स्थिर नहीं थीं, वे मंडरा रही थीं, गिद्धों की तरह। रिया फुसफुसाई, ये कोई जानवर नहीं है हार्दिक। जानवर झुंड में शिकार करते हैं, लेकिन ये तो पूरी फौज है। तभी हवेली का इन्वर्टर बीप बीप करके बंद हो गया और घना अंधेरा कमरे में भर गया, जैसे काली स्याही फैल गई हो। हार्दिक ने कांपते हाथों से एक मोमबत्ती जलाई। मोम की पिघली हुई गर्म बूंद उसकी उंगली पर गिरी, लेकिन डर इतना था कि उसे जलन महसूस ही नहीं हुई। पीली रोशनी में दोनों की परछाइयां दीवारों पर राक्षस जैसी लग रही थीं। बाहर सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा तूफान से पहले वाला नहीं, बल्कि कब्रिस्तान वाला था। माहौल को हल्का करने के लिए हार्दिक थोड़ा करीब खिसका। वैसे रिया जी, अगर ये हमारी आखिरी रात है तो मैं कहना चाहता हूं, आप बिना मेकअप के भी काफी ठीक लगती हैं। रिया ने उसे घूरा। ये लड़का मौत के मुंह में भी फ्लर्ट कर रहा था। शायद यही उसका डर छिपाने का तरीका था। मुंह बंद रखो हार्दिक, नहीं तो वो बाहर वाली चीज तुम्हारी मदद कर देगी। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि छत से आवाज आई, धप धप, जैसे कोई भारी चीज ऊपर उतरी हो। छत की पुरानी लकड़ी से धूल झड़ने लगी और मोमबत्ती की लौ फड़फड़ाने लगी। आवाज बदल गई। अब चलने की नहीं, घिसटने की आवाज थी, और वो आवाज सीधे उनके सिर के ऊपर घूम रही थी। हार्दिक ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में सफेद डर था। वे अंदर आ रहे हैं। तभी छत के एक कोने में प्लस्तर में दरार पड़नी शुरू हुई। कर कर, और उस दरार से लाल रोशनी कमरे के अंदर झांकने लगी। वे दरवाजे बंद कर सकते थे, खिड़कियां बंद कर सकते थे, लेकिन जब छत ही खुलने लगे तो छिपने की जगह कहां बचती है।
वे उस कमरे से भाग निकले थे ठीक उसी पल जब छत का एक बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरा था। धड़ाम! हार्दिक ने एक भारी संदूक दरवाजे के आगे खिसका दिया। यहां वो नहीं आ पाएगा शायद। ये हवेली का सबसे पुराना हिस्सा था, स्टोर रूम। यहां धूल की परतें इतनी मोटी थीं जैसे सदियों से किसी ने सांस नहीं ली हो। अचानक रिया की नाक में एक अजीब सी गंध आई, सड़े हुए फूलों की गंध, जैसे कब्रिस्तान पर चढ़ाए गए फूल बारिश में सड़ गए हों, मीठी लेकिन मतली पैदा करने वाली। रिया ने पूछा, ये बदबू कहां से आ रही है? उसकी नजर कोने में रखे एक पुराने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी जिसका कांच धुंधला हो चुका था और उस पर मकड़ी के जाले लटके थे। रिया किसी सम्मोहन में उस आईने की तरफ बढ़ी। धूल के नीचे कुछ लिखा था। उसने उंगली से धूल हटाई। वहां लिखा था, मेरा चेहरा वापस दे दो। अक्षर लाल रंग के थे, शायद लिपस्टिक से या फिर खून से। फुस! हार्दिक, इसे देखो, रिया ने कहा, लेकिन पीछे से कोई जवाब नहीं आया। तनावपूर्ण सन्नाटा। रिया ने सोचा हार्दिक शायद डर गया है। उसने आईने में ही पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन आईने में उसे हार्दिक नहीं दिखा और ना ही खुद उसका चेहरा दिखा। उस आईने में रिया के कंधों पर एक बूढ़ी झुर्रियों वाली औरत का चेहरा था। वह चेहरा हंस रहा था, बिना दांतों के, और उसकी आंखों में वही लाल रोशनी थी जैसे वो कह रही हो, तुम्हारी जवानी अब मेरी है। चटाक! आईने के बीचों बीच दरार पड़ गई। रिया झटके से पीछे हटी। उसका दिल हलक में आ गया था। हार्दिक, हमें यहां से जाना होगा। ये मशीन नहीं, ये कोई चुड़ैल है। रिया ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन दरवाजे पर रखा संदूक हटा हुआ था। दरवाजा हल्का सा खुला था और हार्दिक गायब था। कमरे में सिर्फ रिया थी और वो सड़े हुए फूलों की बदबू। हार्दिक बिना किसी आवाज के, बिना किसी चीख के हवा में विलीन हो गया था। दूर गलियारे से घिसटने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई भारी चीज ले जा रहा हो। घिस घिस। हार्दिक, रिया की आवाज अंधेरे में खो गई। अब वो इस श्रापित हवेली में बिल्कुल अकेली थी। अकेलापन। धीमी गति से रिया ने स्टोर रूम की दहलीज पार की। बाहर गलियारे में घुप अंधेरा था, इतना गाढ़ा कि टॉर्च की रोशनी भी दम तोड़ रही थी। अजीब आवाज। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, हंसने की या रोने की, समझना मुश्किल था। जैसे कोई पागल खाने में चुटकुला सुन रहा हो। फुसफुसाते हुए, हार्दिक, रिया ने पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी। दृश्य वर्णन। रिया आगे बढ़ी। उसके जूते फर्श पर चिपक रहे थे, चप चप, जैसे किसी ने वहां शहद गिरा दिया हो, या शायद कुछ और। संवेदी विवरण। रिया ने झुककर फर्श को छुआ। वो तरल गर्म था। रिया को लगा खून है, लेकिन उसमें लोहे की नहीं बल्कि अमोनिया की बदबू थी। व्यंग्यात्मक और डरावना मिक्स। रिया समझ गई, ये खून नहीं था, ये डर था जो मूत्राशय से बह निकला था। दृश्य का खुलासा। टॉर्च की रोशनी कोने में पड़ी। वहां हार्दिक बैठा था, घुटनों में सिर दिए, बिल्कुल एक छोटे डरे हुए बच्चे की तरह। राहत और गुस्सा। रिया ने उसे झकझोरा। हार्दिक, तुम यहां क्या कर रहे हो? और ये फर्श पर क्या है? हार्दिक ने सिर उठाया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें फटी हुई थीं, लेकिन उसकी हेकड़ी अभी भी बाकी थी। हकलाते हुए झूठ बोलने की कोशिश। हार्दिक ने गीली पैंट को छुपाते हुए कहा, वो रिया जी, पानी की बोतल गिर गई थी। मैं बस यहाँ रास्ता चेक कर रहा था। मैं डरा नहीं हूँ, कसम से। गंभीर टोन। रिया उसे डांटने ही वाली थी कि तभी उसने देखा हार्दिक उसे नहीं देख रहा था। वो रिया के ठीक पीछे हवा में देख रहा था। कांपती, बहुत धीमी आवाज। हार्दिक का मुंह खुला रह गया। रिया जी, हिलना मत, बिल्कुल मत हिलना। तनाव। रिया की गर्दन के पीछे रोम छिद्र खड़े हो गए। उसे महसूस हुआ एक गर्म हवा का झोंका जिसमें जलते हुए मांस की बदबू थी। धीमी गति। टर्निंग पॉइंट।
रिया ने बहुत धीरे से पीछे मुड़कर देखा। हॉरर रिवील। हवा में 3-4 नहीं, सैकड़ों लाल बिंदु थे और वो बिंदु जुड़ रहे थे जैसे लेजर बीम हवा में कुछ बना रही हो। क्लिफ हैंगर विजुअल। वो रोशनी एक चेहरा बना रही थी, एक ऐसा चेहरा जिस पर चमड़ी नहीं थी, सिर्फ मांसपेशियां थीं, और वो चेहरा मुस्कुरा रहा था। चीखते हुए हार्दिक चिल्लाया, भागो रिया! लेकिन भागने का रास्ता बंद था। मुहनोचवा सीलिंग से उल्टा लटका था और अब वो नीचे टपक रहा था, सीधे उनके ऊपर। रिया और हार्दिक हवेली की पिछली खिड़की से सीधे नीचे कूदे। धड़ाम! कीचड़ उछला और घुटनों में एक तेज दर्द उठा। रिया ने हार्दिक का हाथ खींचा। उठो, खड़े हो जाओ, खेतों की तरफ भागो, वहां वो हमें देख नहीं पाएगा। सामने गन्ने का घना खेत था। काली लंबी फसलें हवा में झूल रही थीं, जैसे हजारों हाथ उन्हें बुला रहे हों। वे दोनों अंधेरे खेत में घुस गए। सूखे पत्तों का शोर काफन फाड़ने जैसा लग रहा था। खड़खड़ खड़खड़। गन्ने के पत्ते तेज धार वाले चाकू जैसे थे। भागते वक्त वो रिया के गालों और हाथों को काट रहे थे। चिर चिर। पसीने के साथ खून भी बहने लगा था। रिया पीछे रह गया था। रिया जी रुकिए, मेरी सांस फूल रही है। रिया रुकी नहीं। उसने पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा उसने उसके पैरों की गति दुगनी कर दी। मोहनोचवा भाग नहीं रहा था, वो फसलों के ऊपर हवा में तैर रहा था। लाल रोशनी खेतों को चीरती हुई उनके पीछे आ रही थी, जैसे कोई उड़ने वाली आग। वो जमीन को नहीं छू रहा था, इसलिए उसके कदमों की आवाज नहीं थी, सिर्फ हवा के कटने की आवाज थी। सन सन। रिया चिल्लाई, हार्दिक नीचे झुककर भागो, वो ऊपर से देख रहा है। तभी हार्दिक का पैर फिसला, शायद कीचड़ में या शायद अपने ही डर में। वो मुंह के बल गिरा। हार्दिक ने उठने की कोशिश की, लेकिन लाल रोशनी उसके ठीक ऊपर मंडराने लगी। गन्ने के पौधे उस रोशनी की गर्मी से मुरझाने लगे। हार्दिक गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं, मेरा चेहरा मत लेना, मैं एक्टर बनना चाहता हूं, प्लीज। रिया वापस पलटी। उसने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उस लाल रोशनी की तरफ के मारा। पत्थर किसी धातु से टकराया। टन। रोशनी एक पल के लिए हिल गई, जैसे किसी मशीन में खराबी आ गई हो। उठो इडियट, भागो! रिया ने उसे कॉलर से पकड़कर खींचा। वे फिर भागे। फेफड़े जल रहे थे, पैर जवाब दे रहे थे। तभी सामने रास्ता खत्म हो गया। सामने एक पुरानी ऊंची पत्थर की दीवार थी जिस पर कंटीले तार लगे थे। वे फंस चुके थे और पीछे से गन्ने के खेत से एक नहीं बल्कि 3-4 लाल रोशनियां बाहर निकल आईं। उन्होंने रिया और हार्दिक को दीवार से सटा दिया। अब भागने की जगह नहीं थी, सिर्फ मरने की जगह बची थी। तेज सांसें, दिल की धड़कन। रिया ने हार्दिक का हाथ कसकर पकड़ लिया। लाल रोशनी इतनी करीब थी कि उनकी पलकें गर्मी से झुलस रही थीं। कांपते हुए, हार मानते हुए रिया ने आंखें बंद कर लीं। सॉरी हार्दिक, शायद यहीं तक था। अचानक मोड़। तभी गन्ने के खेतों के बीच से एक सीटी बजी। कोई पुलिस की सीटी नहीं, बल्कि किसी जानवर को बुलाने वाली अजीब सी धुन। हलचल। वो लाल रोशनियां अचानक रुक गईं, जैसे किसी मालिक ने अपने कुत्तों को जंजीर से खींच लिया हो। भारी गूंजती आवाज। अंधेरे से एक आवाज आई, उसे छोड़ दो, तुम्हारी भूख मुझसे है। दृश्य परिवर्तन। गन्नों को चीरते हुए मुथुबार निकला। उसके हाथ में वही भारी चापड़ था, लेकिन इस बार वो डरा हुआ नहीं लग रहा था, वो थका हुआ लग रहा था। शॉक्ड। हार्दिक फुसफुसाया, काका? मुधु ने रिया और हार्दिक की तरफ नहीं देखा। उसकी नजर सिर्फ उस लाल साए पर थी। उसकी आंखों में आंसू थे। दुख भरी आवाज। मुधु बोला, सालों पहले मैंने ही तुझे बुलाया था ना, अपनी खूबसूरती वापस पाने के लिए, लेकिन तूने मेरा सब कुछ ले लिया। तनाव। वो लाल साया मुथु की तरफ मुड़ा। हवा में गुस्सा और भूख साफ महसूस हो रही थी। चिल्लाते हुए मुथु ने अपना चापड़ फेंक दिया। ले ले, आज ये खेल खत्म। मेरा चेहरा ले ले, लेकिन इन बच्चों को जाने दे। स्लो मोशन हॉरर। मुथु ने अपनी बाहें फैला दी, जैसे वो मौत को गले लगाने जा रहा हो। लाल रोशनी तेजी से उसकी तरफ लपकी। विभत्स क्षण। साया मुथु से टकराया। हड्डियों के टूटने की आवाज, सूखी लकड़ी टूटने जैसी आई। कड़क। दर्दनाक चीख। मुथु चिल्लाया नहीं, वो बस हंसा। दर्द और पागलपन भरी हंसी।
हाँ, मेरी रानी, आ गई तू। अत्यधिक घिनौना। रिया ने देखा कि कैसे उस अदृश्य पंजे ने मुथु के माथे से लेकर ठोड़ी तक पूरी चमड़ी को एक झटके में खींच लिया। दृश्य का असर हार्दिक ने उल्टी कर दी। वहां मुथु नहीं था, सिर्फ लाल मांस का एक पुतला था जो धीरे धीरे घुटनों पर गिर रहा था। मरते हुए आखिरी शब्द। गिरते गिरते मुथु ने उंगली उठाई, उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। शीशा, उसे शीशा दिखाओ। शांति। मुथु गिर गया, सांसें थम गईं, लेकिन उसका बलिदान शायद बेकार जाने वाला था। क्लिफ हैंगर, क्योंकि चेहरा नोचने के बाद वो साया शांत नहीं हुआ। वो मुड़ा और अब उसकी लाल आंखें और भी तेज चमक रही थीं। खतरा वापसी। उसे मुथु का बूढ़ा मांस नहीं, उसे रिया की जवान और खूबसूरत त्वचा चाहिए थी। एक्शन मोड। रिया चिल्लाई, हार्दिक, गाड़ी का साइड मिरर, भागो। अंतिम दौड़। वो दीवार के पास एक टूटी जगह से बाहर निकले और सड़क की तरफ भागे, लेकिन पीछे से हवा के कटने की आवाज फिर से शुरू हो गई थी। सन सन। बेहिसाब भागने की आवाज, फेफड़े फट रहे थे, लेकिन रिया और हार्दिक सड़क तक पहुंच गए थे। वहां हार्दिक की बाइक किसी मरे हुए जानवर की तरह पड़ी थी। हार्दिक, बाइक की तरफ लपका, स्टार्ट हो जा, प्लीज भगवान, स्टार्ट हो जा। इंजन ने खांसने की आवाज की, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। और ठीक उसी पल हवा का दबाव, प्रेशर अचानक बढ़ गया। उनके ठीक पीछे एक चीख गूंजी। इस बार वो हवा में नहीं था, वो जमीन पर खड़ा था। 7 फीट लंबा, बिना चेहरे का लाल मांस का पुतला। हार्दिक डर के मारे बाइक छोड़कर पीछे गिर गया, लेकिन रिया की नजर बाइक के साइड मिरर पर गई। मुथु के आखिरी शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। आईना। रिया ने पूरी ताकत से बाइक का शीशा मरोड़ा। कड़क शीशा उसके हाथ में आ गया। रिया घूमी और चिल्लाई, इधर देख, तुझे चेहरा चाहिए ना, ले अपना चेहरा देख। मनोजवा ने हमला किया, लेकिन रिया ने आईना ठीक उसके सामने कर दिया। लाल रोशनी शीशे से टकराई और वापस उसी के चेहरे पर परावर्तित हो गई। जैसे ही उसने आईने में अपनी कुरूपता देखी, वो पीछे हटा। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा, काला बदबूदार धुआं। वो साया चीखने लगा। आवाज इतनी तेज थी कि रिया के कान सुन्न हो गए। आईना कांपने लगा। शनन। अचानक आईना रिया के हाथ में ही फट गया। कांच की हजारों टुकड़े हवा में उड़ गए। आह! रिया ने अपनी बाईं आंख पकड़ी। खून उसकी उंगलियों से बहने लगा। कांच का एक बारीक टुकड़ा उसकी आंख के कोने में धंस गया था, लेकिन वो चीख बंद हो गई थी। लाल रोशनी धुएं में बदलकर आसमान में बिखर गई थी, जैसे राख हवा में उड़ जाती है। धीरे धीरे पूर्व दिशा से सूरज की पहली किरण फूटी। अंधेरा छट गया, लेकिन अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़ गया। कुछ घंटों बाद एक सरकारी जीप उन्हें लेने आई। रिया की आंख पर पट्टी बंधी थी और हार्दिक बिल्कुल चुप था। उसकी सारी हेकड़ी उस रात उस हवेली में ही मर गई थी। गाड़ी गांव से बाहर निकल रही थी। धूल पीछे छूट रही थी। रिया ने गाड़ी के रियर व्यू मिरर में अपनी पट्टी बंधी आंख को देखा। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड के लिए, जब गाड़ी एक गड्ढे से उछली। रिया को आईने में अपना चेहरा नहीं दिखा। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ खाली सपाट मांस। उसने पलक झपकाई और चेहरा वापस आ गया। रिया ने कांपते हाथों से शीशा घुमा दिया। उसने सोचा, क्या बुराई सच में मरती है, या वो बस हमारे साथ घर चली आती है। गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन अंधेरी मऊ की हवा में आज भी एक सवाल तैर रहा है कि अगली बार जब आप आईना देखेंगे, तो क्या आपको यकीन है कि वो चेहरा आपका ही होगा। डरावनी इंडियन कहानियां सब्सक्राइब करना मत भूलना।